Dear learners, I welcome you to this module which will help you to understand a very important phenomena in enzymology which is called as inhibition. सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, फिर हम उसके एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। एंजाइम इनहिबिशन जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा या तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है या तो फिर वो पूरी तरह से बंद हो जाती है या रुक जाती है। इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के इफ़ेक्ट को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच आइदर द रेट ऑफ द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज स्लोड डाउन ड्यू टू इफेक्ट अपॉन द एंजाइम और इट इज़ टोटली स्टॉप्ड। मतलब एंजाइम का जो इफेक्ट है या तो उसको स्लो डाउन हो जा रहा है या तो वो रुक जा रहा है या बंद हो जा रहा है। तो ऐसा इफेक्ट जब हम एंजाइम एक्शन पे देखते हैं तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिशन। जो मॉलिक्यूल्स इस तरह का इफेक्ट दिखाते हैं एंजाइम्स पे उनको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। तो जो इनहिबिशन कॉज करते हैं दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर का सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन या वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइमोलॉजी में इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जनरली एंजाइम इनहिबिटर के ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसका सबसे सिंपल उदाहरण जो हम समझ सकते हैं कि एक गोली है एस्पिरिन। ये केमिकली एसिटिल सैलिसिलेट है। एसिटिल सैलिसिलेट जो है इट इज़ टेकन एज अ कॉमन पेन किलर और ये पेन किलर की तरह क्यों काम करता है बॉडी में जाके? क्योंकि ये एक एंजाइम इनहिबिटर है। ये एक ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करता है जो एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसाइज करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन अगर सिंथेसाइज होता है तो उसका एक इफेक्ट होता है कि वो बॉडी में पेन के सिग्नल को क्रिएट करता है। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बंद होता है तो पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ होता है कि देयर इज़ नो पेन इन द बॉडी। सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल। क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं और हर रिएक्शन को कैटलाइज एक एंजाइम कर रही है। तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टीमेटली अगर हमको कंट्रोल करना है किसी भी कंडीशन में तो हम उसको एंजाइम इनहिबिटर द्वारा कर सकते हैं। देयरफॉर एंजाइम इनहिबिशन इज सो इम्पॉर्टेंट इन enzymology. Enzyme inhibitors are not only applicable for pharmaceutical products but also they help to know the enzyme mechanisms. जो mechanism इसके पहले वाला lecture हमने समझा था उसमें एंजाइम किस तरह से अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाता है उसके बारे में भी अगर जानकारी चाहिए तो भी इनहिबिटर्स हमको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेटाबॉलिक पाथवे सारे रिएक्शंस होते हैं जो एंजाइम कैटलाइज करती हैं, उन रिएक्शंस के बारे में भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो एंजाइम इनहिबिटर्स हमको बहुत अच्छे से उसमें मदद करते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर्स आर एक्चुअली molecules which are research tools which help you to know about the mechanism of enzyme, then they help you to know about the type of reaction, the type of products which are formed in the reaction. तो जब भी आपको रिसर्च में इन सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है किसी भी प्रोसेस के बारे में तो एंजाइम इनहिबिटर सबसे अच्छा ऑप्शन होते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिशंस पे। एंजाइम इनहिबिशन इन अ ब्रॉड सेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एंजाइम इनहिबिटर्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो इनहिबिटर होता है वो होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरा इनहिबिटर होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स जो है वो दो तरह के हो गए, इसीलिए इनहिबिशन भी दो तरह का होता है, रिवर्सिबल इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इसको हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इनहिबिटर है इरिवर्सिबल इनहिबिटर में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं टेम्परेचर का, कि आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम जो है ये एक्टिव स्टेट में है, ये स्टैंड्स फॉर एक्टिव स्टेट, ठीक है। इस एंजाइम के वातावरण का टेम्परेचर अचानक से 80 डिग्री बढ़ गया, मतलब जो पहले 37 डिग्रीज था वो अब बढ़ के 80 डिग्रीज हो गया। So now you will find that this active state of enzyme has been converted into, the enzyme will be there but then its activity will not be
seen and it is called as an inactive form of enzyme. वो enzyme अपनी activity को खो देगी, मतलब inhibition हो जाएगा enzyme activity का. फिर अगर आप इस टेम्परेचर को 80 डिग्री से वापस 37 डिग्रीज पे लाने की कोशिश करते हैं, तो 37 पे आने के बाद दिस एंजाइम कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू active form. Once it is inactivated, it cannot be converted into active form. Why? Because here we find that the proteins have been denatured. जो enzyme का जो नेचर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है. तो जब डीनेचरेशन होता है उस समय में जो इनहिबिशन होता है, एंजाइम की एक्टिविटी जो ख़त्म होती है वो वापस दोबारा वो रिस्टोर नहीं करती, भले ही आप उस टेम्परेचर को या उस कंडीशन को जब आप वापस लाते हैं. तो इस तरह का जो एंजाइम इनहिबिशन होता है उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन. मतलब an inhibition which cannot be restored back even when the conditions come back to normal, then it is called as irreversible inhibition. अब हम आते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन में. रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है, अगेन हम वही एग्जांपल लेंगे कि एक एंजाइम है जो एक्टिव कंडीशन में है, इसके एक्टिविटी के लिए जो पीएच है वो आपको चाहिए है 7. अब आपने क्या किया, 7 पीएच से वो पीएच जो है वो 8.5 पे चेंज हो गया. अब आप देख रहे हैं कि ये जो एंजाइम की एक्टिविटी है ये बहुत कम हो गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इनएक्टिव एंजाइम बन गई है. ठीक है. अब आपने क्या किया, जब ये इनएक्टिव हो गई या इनहिबिट हो गई, पीएच जो है वो थोड़ी देर के बाद वापस 7 पे रिस्टोर हो जाता है. जैसे ही pH रिस्टोर होता है, यू फाइंड दैट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज ऑल्सो रिस्टोर्ड. इट कैन कम बैक टू द एक्टिव स्टेट. तो all those methods by which the inactive form of enzyme can be reverted back to active form is called as reversible inhibition. Now in this example I took the inhibitors as physical parameters like temperature or a chemical parameter like pH of the medium. If in this case we use molecules, then they also are called as inhibitors. So inhibitors can be factors, physical factors, chemical factors, or inhibitors can be molecules also. तो ये दो तरह के inhibitions होते हैं, जिनमें से रिवर्सिबल जो होता है वो फिर से 3 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव. अब हम आते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है वो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है कि जो इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वही मॉलिक्यूल बन सकता है जो बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा है. ओके. तो यहाँ पे हम इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि ऑल द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर सबस्ट्रेट एनालॉग्स. व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेट एनालॉग? सबस्ट्रेट एनालॉग का मतलब होता है कि अगर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर इस तरह से है तो इनहिबिटर शायद इस तरह हो, जो काफ़ी कुछ सबस्ट्रेट जैसा हो. तो सबस्ट्रेट एनालॉग्स जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका शेप या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, और ऐसे ही मॉलिक्यूल्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम कर सकते हैं. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर टू बाइंड टू द एक्टिव साइट. तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि एक्टिव साइट पे ही सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है और इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ. तो अब क्या होगा, या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा या तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो प्रोडक्ट बनता है, अगर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा. मतलब जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी. अब सवाल आता है कि जब एक ही जगह है बाइंड करने की, ऐसे केस में अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएं धीरे धीरे तो क्या होगा, उस कंपटीशन में इनहिबिटर विल लूज एंड सबस्ट्रेट विल विन. if the amount of substrate is much more as compared to the inhibitor, then what will happen,
then the normal activity of the enzyme will be restored. तो यहाँ पे जो competition है वो किस पे डिपेंड करेगा, concentration of substrate as compared to concentration of the inhibitor. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस जो होते हैं वो स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स के द्वारा भी हम एनालाइज कर सकते हैं, और एमएम इक्वेशन का जो रेसिप्रोकल वो यूज़ किया जाता है प्लॉटिंग करने में. तो एमएम इक्वेशन, यू हैव टू रिकॉल माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जो के एम वैल्यू हम वहाँ पे कहते हैं, वो इनिबिटर डालने के बाद उसमें जो चेंज होता है उसको हम एपरेंट के एम कहते हैं, क्योंकि चेंजेस होते हैं. और अगर जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपने सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा उस पर डाला तो इनिबिटर का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डालने से आपको मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो उतनी ही मिलती है जितनी एक नॉर्मल अनइनहिबिटेड रिएक्शन में आपको मिलती है. तो इसके दो फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि Km जो है इसका वो बढ़ जाता है, मतलब एपरेंट Km जो है वो बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि इनहिबिटर है तो ज़्यादा सबस्ट्रेट लग रहा है उस पॉइंट पे. लेकिन जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप बहुत बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्मल जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो रिस्टोर हो जाती है. तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रख. This is the thing which we had understood. See, this is the enzyme and substrate. This inhibitor can bind with the एंजाइम, फ्री एंजाइम ऑल्सो, क्योंकि वह एक्टिव साइट को ही बाइंड करेगा. तो या तो EI कॉम्प्लेक्स बनेगा या तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा. और अगर ES बनता है तो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा. ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. तो इसमें जो चेंजेस हैं वो क्या है कि अगर आप सबस्ट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इनहिबिटर का इफेक्ट वैसे भी ख़त्म हो जाता है. अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इनहिबिशन की तरफ. देखिए यहाँ पे पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया. अनकॉम्पिटिटिव. अनकॉम्पिटिटिव इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल साइट है जिसमें जाके इनहिबिटर बाइंड हो रहा है. ये देखिए. तो अब अगर जगह ही अलग है अटैचमेंट की तो व्हाट विल हैपन, substrate can also bind to an enzyme and inhibitor can also bind to an enzyme, and their sequence can also be changed. So if substrate binds first, ES will be formed, then inhibitor will bind, then ESI will be formed. Okay. So if inhibitor doesn't bind to ES complex, then what happens, that this ES can be converted into product. तो अगर inhibitor जो है वो substrate ES complex को bind करता है तो ही inhibition होता है, otherwise inhibition नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का बाइंड होना ज़रूरी होता है, तभी ये जो इनहिबिटर है इसको बाइंड करके ESI कॉम्प्लेक्स बना सकता है. एक और है मिक्स्ड इनहिबिशन. जो पहले के दो हमने इनहिबिशंस किए थे उसी का इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट इस इनहिबिशन में पाया जाता है. देखिए वो या तो एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलकर ES बनाएगा, फिर उसमें इनहिबिटर ऐड होगा, या तो फिर वो फ्री एंजाइम को बाइंड होकर EI बनाएगा, फिर ESI कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो इनहिबिटर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ESI कॉम्प्लेक्स बन रहा है. और अगर इनहिबिटर नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है. सो बोथ द वेज आर पॉसिबल इन केस ऑफ मिक्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इनहिबिशन. जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए MM इक्वेशन से ज़्यादा LB प्लॉट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं. मतलब दे आर मोर हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ विच टाइप ऑफ इनहिबिशन इज़ द एंजाइम सफरिंग फ्रॉम. और जो जैसे LB प्लॉट में हम पहले ही जानते हैं कि जो आपका MM इक्वेशन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो रेसिप्रोकल हुआ है. अब इसमें चेंज देखिए, जो LB प्लॉट हमने समझा था उसमें एक सिंगल लाइन थी जो विदाउट इनहिबिटर थी. तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये विदाउट इनहिबिटर है, और यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर बढ़ रहा है. मतलब इसमें बिल्कुल इनहिबिटर नहीं है, इसमें थोड़ा सा इनहिबिटर है और इसमें बहुत ज़्यादा इनहिबिटर है. तो जब आप उसका LB प्लॉट करते हैं, अब LB प्लॉट है तो ये आपको सबको पता है कि ये जो है ये 1 रेसिप्रोकल ऑफ सबस्ट्रेट की वैल्यू है, ये रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू है, और यहाँ पे आपका Vmax आपको मिलता है, और जहाँ ये इंटरपोलेट होता है नेगेटिव साइड में वो आपको 1/km देता है, मतलब -1/km की वैल्यू. ये हम ऑलरेडी LB प्लॉट में समझ चुके हैं. तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, देखिए अगर आपको कोई इनहिबिटर डालने के बाद ये पैटर्न मिलता है जहाँ आपका वेलोसिटी जो है वो वही है और Km जो है वो
चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे कम केएम किसका है, जिसमें इनहिबिटर नहीं है, उससे ज़्यादा केएम किसका है, जिसमें इनहिबिटर है, और उससे ज़्यादा केएम किसका है, जिसमें बहुत ज़्यादा इनहिबिटर है। तो द केएम इंक्रीजेज एज यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर बट द वी मैक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट डालने से आप मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं मिक्स्ड इनहिबिटर्स पे। मिक्स्ड इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इनहिबिटर्स में आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई इनहिबिटर नहीं है, फिर यहाँ इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनका वी मैक्स चेंज हो गया है ना, और वी मैक्स इनका कम हो रहा है। जैसे जैसे आप इनहिबिटर डाल रहे हैं वी मैक्स कम हो रहा है, और जैसे जैसे आप इनहिबिटर डाल रहे हैं वैसे वैसे आपका के एम भी बढ़ रहा है। तो वी मैक्स जो है वो कम हो जाता है मिक्स्ड इनहिबिशंस में, और के एम जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा आपको इनहिबिटर डालने के बाद ऐसा पैटर्न दिखता है तो दैट पैटर्न रेफर्स टू द मिक्स्ड इनहिबिशंस एंड मिक्स्ड। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हो रहा है, अनकॉम्पिटिटिव में आप देख रहे हैं कि जो वी मैक्स है, ये देखिए ये जो ये विदाउट इनहिबिटर है और ये विद इनहिबिटर है, तो वी मैक्स जो है वो कम हो रहा है, और के एम जो है वो लेकिन कांस्टेंट है, हाफ जो वेलोसिटी है वो उसी लेवल पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं उसमें आपका जो वी मैक्स है वो चेंज हो रहा है और के एम जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा आपको ग्राफ दिखाई देता है तो फिर इट रिप्रेजेंट्स द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, सो now we come to the end of the types of inhibitions, and I thank you all for patient listening.